एक दिन मैंने मौसियों एंटन के यहाँ चंद घंटे गुजारकर रुखसत की इजाज़त तलब की तो उन्होंने इसरार किया कि तुम रात का खाना खा कर जाओ। मेरा नौकर तुम्हें बग्गी पर छोड़ आए। शाम से कुछ देर पहले डेनिस अपने किसी दोस्त से मिलने का बहाना करके बाहर निकल गया। रात के वक्त हम खाना खाने के लिए उसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब 9 बज गए तो हम मायूस होकर खाने की मेज़ पर बैठ गए। मौसियों एंटन बेहद खफा था, लेकिन जीन अपने भाई की वकालत कर रही थी। थोड़ी देर बाद मोसियो एंटन की तलखी दूर हो चुकी थी और वो अपनी आदत के मुताबिक बात बात पर कह कहे लगा रहा था। खाने से फारिग होकर मैंने इजाज़त मांगी तो उसने कहा, थोड़ी देर और बैठो, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि अगले महीने की 10वीं तारीख को जीन की मंगनी के सिलसिले में मेरे यहाँ दावत है। इसमें तुम्हारी शिरकत ज़रूरी है। मैंने जीन की तरफ देखा, लेकिन मेरे लिए उसके चेहरे से उसके एहसासात का सही अंदाज़ा करना मुश्किल था। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे काबू में न थी। अचानक बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। डेनिस अपना पेट दोनों हाथों से दबाए लड़खड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और मुंह के बल गिर पड़ा। मैंने जल्दी से उठकर डेनिस को सहारा देने की कोशिश की। उसका लिबास खून से तर था। जीन सत्ते के आलम में उसकी तरफ देख रही थी। मोसियो एंटन अपनी कुर्सी से उठा, चंद सानिए अपना दिल दोनों हाथों से दबाए खड़ा रहा और फिर अचानक मुंह के बल गिर पड़ा। मैं डेनिस को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ा और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की हरकत बंद हो चुकी थी। मैं दोबारा डेनिस की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, मोसियो, तुम यहाँ से भाग जाओ, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। दो नौकर इंतहाई बदहवासी की हालत में ये मंजर देख रहे थे। मैंने उन्हें डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। जीन पहले अपने बाप की लाश के साथ लिपटकर चीखें मारती रही और फिर अपने भाई का सर गोद में लेकर बैठ गई। मेरे लिए ये एक भयानक ख्वाब था और ये ख्वाब मैं कई बार देख चुका था। सोते जागते ये दिलखराश मंजर मेरी आंखों के सामने रहता है। डेनिस बार बार मुझे ये कह रहा था, तुम भाग जाओ, तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं, तुम बेगुनाह पकड़े जाओगे। अचानक पुलिस का एक इंस्पेक्टर और चंद सिपाही कमरे में दाखिल हुए। इंस्पेक्टर ने डेनिस के सर के बाल पकड़कर उसे इंतहाई बेदर्दी से झंझोड़ते हुए कहा, बताओ, तुम्हारे साथी कौन थे? जीन ने इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ लिया, लेकिन एक सिपाही ने उसे धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया। मैंने एक मुक्का सिपाही के मुंह पर रसीद किया। बाकी सिपाही मुझ पर टूट पड़े और मैं उनकी गिरफ्त में बेबस होकर रह गया। इंस्पेक्टर फिर एक बार डेनिस को झंझोड़ झंझोड़ कर ये पूछ रहा था, बताओ, तुम्हारे साथी कौन हैं? लेकिन डेनिस के पास एक हकारत अमेज़ मुस्कुराहट के सिवा उसके सवालों का कोई जवाब न था, और ये मुस्कुराहट उसके होंठों पर उस वक्त भी खेल रही थी जबकि वो अपना सफ़र हयात ख़त्म कर चुका था। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा, यह मर चुका है, लेकिन तुम जिंदा हो और मुझे यकीन है कि तुम हमारे हर सवाल का जवाब दे सकोगे। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि इसने क्या जुर्म किया है, लेकिन तुम्हें एक जख्मी के साथ इस वहशियाना सलूक की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जीन की चीखें बंद हो चुकी थीं। वो सिपाहियों को मेरी तरफ मुतवज्जे पाकर भागती हुई अकब के कमरे में चली गई। इंस्पेक्टर के हुक्म से मेरा कोट उतार दिया गया और मुझे दरवाजे के सामने बरामदे के एक सतून के साथ बांध दिया गया। फिर एक सिपाही मुझ पर कोड़े बरसा रहा था और इंस्पेक्टर बार बार डेनिस के दूसरे साथियों के मुतालिक मुझसे सवाल कर रहा था। मैंने उसे हर मुमकिन तरह समझाने की कोशिश की कि मुझे डेनिस के किसी साथी का इल्म नहीं और मैं फ़ौजी स्कूल में तालीम हासिल करता हूँ और इस वक्त मेरा इस मकान में मौजूद होना महज एक इत्तफाक था। लेकिन इंस्पेक्टर मेरी किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार न था। अचानक जीन अपने हाथ में पिस्तौल लिए नमदार हुई और उसने किसी तवक्कुफ के बगैर इंस्पेक्टर पर गोली चला दी। गोली इंस्पेक्टर के बाजू पर लगी। अब सिपाहियों की तवज्जो मेरी बजाय इंस्पेक्टर पर मरकूज हो चुकी थी। उसके बाजू से खून बह रहा था। उसने जल्दी से अपना कोट उतारा और एक सिपाही को बाजू पर पट्टी बांधने के लिए कहा। अचानक 10-12 आदमी मकान के बाएं भाग से नमूदार हुए और वो पुलिस पर टूट पड़े। आन की आन में उन्होंने 2 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया और बाकी 4 आदमियों को गैर मुसल्लह करके हिरासत में ले लिया। हमलावरों के चेहरों पर नकाब था और मेरे लिए जानना मुश्किल था कि वो कौन है। मुझे आज़ाद करने के बाद उन्होंने डेनिस के मुतालिक पूछा और मैंने उन्हें बताया कि डेनिस और उसके वालिद की लाशें अंदर पड़ी हुई हैं। उन्होंने इंस्पेक्टर और उसके बाकी साथियों को रस्सियों में जकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। फिर एक आदमी ने जीन से कहा, डेनिस की बहन हम सबकी बहन है। आज एक गद्दार ने पुलिस को हमारे खुफिया इजलास के मुतालिक खबरदार कर दिया था। अब आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, इसलिए आप हमारे साथ चलें। जीन ने जवाब दिया, नहीं,
मैं अपने बाप और भाई की लाशें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि पुलिस मेरे साथ क्या सलूक करेगी। नवाब खुश ने कहा, मेरी बहन, डेनिस ने एक बड़े मकसद के लिए जान दी है। अगर आपने यहाँ ठहरने पर जिद की तो हमारे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा। हम अपने एक साथी की बहन की इज्जत बचाने के लिए अपने आप को पुलिस के हवाला कर दें। हमें अपनी जान का खौफ नहीं, लेकिन हम उस मकसद के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं जो डेनिस को अपनी जान से ज़्यादा अजीज था। खुदा के लिए वक्त नहीं। चलिए, आप शायद एक अरसा के लिए दोबारा इस घर में ना आ सकें, इसलिए घर में जो नकदी या जेवर है वो निकाल लीजिए। चीन इस तरह और तजब्जुब की हालत में मेरी तरफ देख रही थी। नकाबपोश ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, मौसियो, मालूम होता है कि गलत इत्तेफाक ने हमारी सफ में खड़ा कर दिया है। चलिए, अब आपको लोगों के मकासद के साथ कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। अगर आप किसी ख़तरनाक जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे रास्ते मुख्तलिफ हैं। हमारा अगर कोई जुर्म है तो वो सिर्फ ये है कि मैंने एक ज़ख्मी के साथ पुलिस के वहशियाना सलूक से मुतासिर होकर इंस्पेक्टर पर हाथ उठाया है, और मैं पेरिस की हर अदालत के सामने इस जुर्म का इकबाल करने के लिए तैयार हूँ। नकाबपोश ने कहा, हम तुम्हें अपने साथ शरीक होने की दावत नहीं देते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अब तुम पेरिस की पुलिस को कभी इस बात का यकीन नहीं दिला सकोगे कि तुम फ्रांस के एक अमन पसंद शहरी हो। हम सिर्फ तुम्हारी जान बचाना चाहते हैं, और यही नहीं बल्कि हम ये महसूस करते हैं कि जीन को किसी महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए हमें तुम्हारी एयानत की ज़रूरत है। मैंने जल्दी से अपना कोट पहना और जीन से कहा, जीन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे लिए भागने के सिवा कोई चारा नहीं। अब वक्त ज़ाया ना करो। जीन की कुव्वत फैसला जवाब दे चुकी थी, ताहम मेरे और अपने भाई के दोस्तों के समझाने पर वो घर छोड़ने पर आमादा हो गई। हमने घर से नकदी और जेवरात के अलावा जीन के चंद ज़रूरी कपड़े निकालकर एक बॉक्स में रख लिए। इतनी देर में 2 आदमी बग्घी तैयार कर चुके थे। एक नौजवान ने कोचवान की जगह संभाल ली और हम वहाँ से रवाना हो गए। पेरिस के बाज़ारों और गलियों में अभी तक रौनक थी और हमें पहरेदारों ने रोका, लेकिन मेरी वर्दी देखकर उन्हें कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस न की। सुबह तक हम पेरिस से कई मील दूर आ चुके थे। एक शहर के करीब पहुंचकर हमारे कोचवान ने बग्घी रोकी और मुझे कहा, अब घोड़े बहुत थक गए हैं और यूं भी इस बग्घी पर तुम्हारा सफ़र ख़तरनाक होगा। मेरे साथी सुबह होते ही मकान छोड़कर चले गए होंगे। उस वक्त तक शायद पुलिस अपने आदमियों का हाल मालूम कर चुकी हो। उन्हें मॉसियो डेनिस के नौकरों से तुम्हारा मालूम करने में देर नहीं लगेगी। फिर वो फौजी स्कूल से बआसानी तुम्हारे घर का पता मालूम कर लेंगे और दोपहर से पहले पहले उस सड़क पर तुम्हारी तलाश शुरू हो जाएगी। मैं तुम्हें इस शहर की सराय में पहुंचाकर वापस आ जाऊंगा और पुलिस को धोखा देने के लिए उस बग्घी को किसी दूसरी सड़क पर छोड़ दूंगा। ये नौजवान, जो एक कोचवान की हैसियत से हमारे साथ आया था, इनकलाबी जमात का एक सरगर्म कारकुन था, और गुज़िश्ता शब जब एक मकान में उन लोगों का जलसा हो रहा था, किसी गद्दार ने पुलिस को खबरदार कर दिया था। बेशतर इनकलाबी मुसल्लह होकर आए थे। पुलिस आसपास की गलियों की नाकाबंदी के लिए जमा हो रही थी कि इनकलाबियों को पता चल गया और वो भाग निकले। एक गली में पुलिस के चंद आदमियों के साथ उनका तसादम हुआ और 2 नौजवान हलाक हो गए। डेनिस उस तसादम में जख्मी होकर भागा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। उसके 2 साथियों ने उसे सहारा दिया और उसे घर के दरवाजे तक पहुंचा गए। जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें पुलिस के सिपाहियों की एक टोली दिखाई दी। वो पास ही एक तंग गली के अंदर एक और इनकलाबी के मकान में छुप गए, और जब पुलिस आगे निकली तो उनमें से एक नौजवान सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बाहर निकला। थोड़ी देर बाद उसने आकर ये बताया कि पुलिस के सिपाही डेनिस के मकान में दाखिल हो चुके हैं। उन लोगों ने चंद मिनट के अंदर अंदर अपने दूसरे साथियों को जमा किया और हमारी मदद को पहुंच गए। जीन बेहिस्सो हरकत बैठी हमारी बातें सुन रही थी। बग्घी दोबारा रवाना हुई और थोड़ी देर में हम शहर की सराय में पहुंच गए। वहां से हमने एक दूसरी बग्घी किराए पर ली और अपने दूसरे साथी को खुदा हाफिज कहा। जीन अपने साथ काफ़ी रुपया लाई थी और हमें हर मंजिल पर तादादम घोड़े हासिल करने में कोई दिक्कत पेश न आई। तीसरी रात 2 बजे के करीब मैं अपने घर पहुंच गया। बग्घी को मैंने एहतियातन मकान से दूर सड़क पर ही छोड़ दी। हमारा नौकर सो रहा था और मैंने उसे जगाना मुनासिब न समझा। मेरे बाप ने इंतहाई रंज और इस्तराब की हालत में हमारी सरगुज़श्त सुनी और उन्हें यह फैसला करने में देर न लगी कि हमें फ़ौरन फ्रांस की हदूद से बाहर निकल जाना चाहिए। उन्होंने जल्दी से ज़रूरी सामान बांधा और कहा, हम मार्शल्स जा रहे हैं, अभी सराय से बग्घी लेकर आता हूँ। तुम अपने स्कूल की वर्दी उतार कर दूसरा लिबास पहन लो।
और सड़क पर पहुंचकर मेरा इंतज़ार करो। थोड़ी देर बाद हम मार्शल्स का रुख कर रहे थे। मार्शल्स पहुंचकर हम अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका जाने वाला एक जहाज़ हमारे पहुंचने से एक दिन कबल रवाना हो चुका था और दूसरा जहाज़ 2 रोज़ बाद छूटने वाला था। हमारे लिए एक एक लम्हा तशवीशनाक था। इत्तेफाक से मेरे वालिद को कप्तान फ्रांसिस्क मिल गए। ये किसी ज़माने में मेरे वालिद के मातहत रह चुके थे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल के आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।